सभी मंच पर उपस्थित साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया वो भी साथ में खड़े हो जाएं। गौरव डीजीपी हिमाचल गंगा जी जोड़ने का काम किया गया है। तमाम साथियों का बेहद प्रीत शानदार स्वागत है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा तेरी सोच पे बाबा तेरी सोच पे भाई अभी गंगा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अभी गंगा आगे बढ़ो। मैं आज आपका बेटा, आपका भाई 250 किलोमीटर से आपके बीच में आया, इसलिए भी आया हूं कि ये वो धरती है अंबाला लोकसभा जो हमें सत्ता की चाबी दे सकती है, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया इसका। करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला 27 विधानसभा, 27 में से 20 सीटें बिल्कुल आसानी से बिना किसी झगड़े के जीत सकते हैं। लोक रणनीति हमारे पास। तो जाट भाई भी क्रांतिकारी होता है। जाट भाइयों को वो भी क्रांति के होंगे। अगर किसी उन्होंने ना छोटूराम जी को और भगत सिंह को पढ़ लिया ना, मैं अभी बोली थी बात कि अभी हमारे जाट भाई है ना, बैकवर्ड क्लास को हमारी सोई पड़ी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं। उनको तो जैसे कभी गुलाम मैं बताऊंगा वो मैं मेरे साथ बैठे और दूसरे लोग मैं पाएंगे। जाट कम्युनिटी जिस दिन छोटूराम जी का मकसद जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के दिन मतलब इन ऐसी कम्युनिटी के लोगों ने सीख लिया, जिस दिन जाट कम्युनिटी के लोग छोटूराम और भगत सिंह को पढ़ लेंगे ना, मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ पाखंड को लात मारने और सबसे ज्यादा क्रांति करने वाले जाट कम्युनिटी होगी। और आप लोगों का राज हमारे राष्ट्रपति जी को मंदिर तक नहीं घुसने दिया जाता, उनको बोलने तक नहीं दिया जाता। इस देश के अंदर 12 साल में कितने धरने, कितने आंदोलन, कितने प्रदर्शन, कितनी दरिया बिछड़ी इस देश के अंदर भाई। ऐसा इंडिया के अंदर कोई राज्य नहीं है जहां सरकार की कुरीतियों के कारण धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे। उसका भी मुंह जम रहा है, दही जम उसके मुंह में बोलते ही कहा राष्ट्रपति कहा आदिवासी है, ऐसे आदिवासी हमें जबड़ों में चाहिए, हमें राष्ट्रपति की कुर्सी बनी चाहिए। हमारे समाज में हम लोगों की वोट से बनकर चंडीगढ़ पहुंचे हैं, दिल्ली संसद में पहुंचे हैं, वो तो गूंगे हैं, वो तो बहरे हैं, उनके मुंह पे तो वो जोड़ लगा हुआ है फेविकोल का। और ये जोड़ क्यों लगा हुआ है ये आप सबको पता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये मुहिम तो हम चला ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक मुहिम हमें और चलानी चाहिए। पहले तो हमें उन सांसदों से और उन विधायकों से ये कहना चाहिए जो मौजूदा विधायक सांसद है देश के अंदर, खासकर हमारे एससी कम्युनिटी के, ये भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? जब भी आप हमारे सुख दुख में वो लोग गलती से आए, वैसे तो आते नहीं भाई, वैसे तो आते नहीं है। अगर वो आए उनसे पूछे करो भाई हमारे ऊपर ये शोषण हुआ है, तुमने कौन सी बात रखी, पूछे करो उन लोगों से। अगर तुम्हारी उन पार्टियों में नहीं चलती, चाहे कोई भी पार्टी है, हम सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े लोग हैं, क्योंकि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, आंदोलनकारी लोग होते हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं जुड़ के कार्य करते रहते हैं। उन लोगों से, उन सांसदों से, उन विधायकों से पूछा करो भाई जब ताली वहां चलती नहीं, थाली कोई सुनता नहीं, थाली कोई मानता नहीं, तो वहां दरिया बेचने जा रहे थे, वहां दरिया बिछाने के लिए जा रहे हो। जब तुम लोगों को बोलने का अधिकार दिया है, अपने समाज की कुछ लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया है, समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहां बैठने तक का आप लोगों के पास अधिकार दिया है, तो वहां क्या कर रहे हो? हमारे राष्ट्रपति जी को मंदिर तक नहीं घुसने दिया जाता, उनको बोलने तक नहीं दिया जाता। इस देश के अंदर 12 साल में कितने धरने, कितने आंदोलन, कितने प्रदर्शन, कितनी दरिया बिछड़ी इस देश के अंदर भाई। ऐसा इंडिया के अंदर कोई राज्य नहीं है जहां सरकार की कुरीतियों के कारण धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे। उसका भी मुंह जम रहा है, दही जम उसके मुंह में बोलते ही कहा राष्ट्रपति कहा आदिवासी है, ऐसे आदिवासी हमें जबड़ों में चाहिए, हमें राष्ट्रपति की कुर्सी बनी चाहिए। अगर भाई मेरी बात कड़वी लगती हो, इस देश के अंदर मेरी काफी बातें सुनते हैं लोग, वीडियो में भी डालते हैं भाई, ऐसे विधायकों को और ऐसे सांसदों को विधानसभा संसद में भेजे करो। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता भी इसको भेज दो, उसको भेज दो, पर जो आपके दुख में नहीं खड़े हो सकता, जो आपके मनोजूर में नहीं खड़ा, आपकी लड़ाई में नहीं खड़ा, आपके हक अधिकार में नहीं खड़ा, ऐसे लोगों को वोट क्यों दे? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसे सांसदों का, ऐसे विधायकों का भी विरोध करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को कहना पड़ेगा अगर भाई मेरी वहां नहीं चलती इसकी लड़ा है भाई, हमारे साथ चल दे, तेरी चलागी क्यों जी? तो कह रहे तो मेरे पास बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं, और मैं राय भी दूंगा आपसे।
भी दूंगा। और हमारे पृथ्वीराज पूर्व डीजीपी रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, ये तो वैसे भी पूरे आंदोलनकारी हैं, सभी समाज के साथ खड़े रहते हैं हर जगह। इन्होंने कहा है कि बुजुर्ग हैं हम, भाई आप जैसे बुद्धिजीवी बुजुर्गों से तो राय लेगा युवा चलेंगे, जैसा ही आप राह दिखाएंगे वैसे युवा आपकी राय लेंगे, ताकत बढ़ेंगे। और हरियाणा में या पूरे देश में बदलाव तो होगा, जैसे नेपाल की सत्ता पलट रही है, श्रीलंका की सत्ता पलट रही है। अरे यहाँ तो सारी संख्या इतनी है, हम तो हमारी तो खुद की संख्या तो पता ही नहीं 25 करोड़ है। तुम तो जिसने देखा प्रधानमंत्री आज बिठा जितना देखा था पता ही नहीं। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था जब उन्होंने हाथी निशान रखा था ना बीएसपी बनने का, कि हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता। जिस दिन इस समाज को, मैं भी मान्यवर काशीराम जी के विचार को दोहराना चाहता हूँ, जिस दिन इस समाज को अपनी ताकत का असल पता लग गया ना, रंगा साहब ये एक दिन वही राष्ट्रपति बना देख रहे हैं, एक दिन वही प्रधानमंत्री, अरे एक दिन वही संसद पहले बना देगा। तो साथियों अपनी ताकत को समझो, इस वोट में इतनी ताकत है। और एक बात और क्या, हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, संविधान लिखा, उससे पहले 206 देश है दुनिया में, उस टाइम 176 थे। बाबा साहब ने कई देशों का संविधान पढ़ा, उनकी यात्राएं की, उनके बारे में कल्चर को देखा, सिस्टम को देखा। उन्होंने हमें मिलने का अधिकार नहीं, खैरात बनिए में मिले। ये जो संविधान लिखे गया ये अधिकार मिले ना हमें, कपड़े पहनने का, गड़ियां लेने का, कोटियां बनाने का, एमएलए बनने का, एसपीडीएम बनने का, जैसे हमारे आईएएस रहे डीजीपी साहब, ये हमें खैरात में नहीं मिले। इनके लिए हजारों लाखों आंदोलन लड़ाई करनी पड़ी बाबा साहब को, और हम इन अधिकारों को छीनने दें। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भाई जो मैं आपका कार्रवाई यहाँ तक ले जाएगा, आपको एसपी बनने का मौका मिल गया, डीसी बनने का, आईजीडीआईजी बनने का, मुख्यमंत्री, एमएलए, सांसद, प्रधानमंत्री बनने का, 20 कार का पीछे रोड दिए, यहाँ तो मैं ले आया। तो मैं उन समाज के 100 लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा। मैं तो लगातार कर भी रहा हूँ, जा रहा हूँ। विवेक का मैं तो खुद ये कहना चाहता हूँ, भाई अगर कार्रवाई आपको नहीं ले जाना ना, तो कम से कम इसे छीनन को ना दो, पीछा तो ना जाने दो। थारी वोट छीन ली जाएगी, तुम्हारे हक अधिकार छीन ले जाए, ईवीएम मशीन बदल ली जाएगी, सारी जंगल जमीन तोड़ी जाएगी, सारी चीजें देश की संपत्तियां बेची जाएगी। तो भाई इन संपत्तियों को, इन फसलों को, इन नस्लों को बचाने की जिम्मेवारी आप लोग है, क्योंकि ये देश आप लोग है। और कौन से लोग बोलते हैं भाई दुराक्र, एक चीज और बोल दूंगा, इन दुराक्र की बात करा। हमारे बाबा साहब, हमारे वंशज, हमारे गुरु हैं, हमारे राजनीतिक हैं, उन्होंने देखो आर्टिकल लिख रखा है, 20 देश के अंदर जितने भी धर्म जातीय संप्रदाय हैं, इस देश में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, खासी, कितनी धर्म भाषाएं हैं, भाई सभी को रहने का अधिकार है। और जितना हिंदू को है उतना ही मुसलमान को है, उतना ही सिख को है, इतना ही ईसाई को है। और जो इस देश के अंदर ऐसी बातें करा, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, सबसे बड़े विरोधी तो संविधान के लोग हैं, जो संविधान के आर्टिकल को नहीं मानते। सबसे बड़े विरोधी तो वो लोग हैं जो इस देश के अंदर बांटने का काम कर रहे हैं। विरोध के अधिकार नहीं है, इनके अधिकार है। और अश्विनी शुक्ल जी और श्री सुभाष जी जो मंडेवली से आए हैं, ये सभी नाम हैं। और बाकी साथियों का मुझे पता नहीं, दिखे नहीं, शायद आए हैं, चले गए, जो भी है। तो साथियों अभी कुछ दिन पहले आदरणीय श्री नीलंगा जी मुझे मिलने के लिए, मुझे संपर्क करने के लिए गुड़गांव में मेरे रेजिडेंस पे आए थे, मेरे घर पर आए थे। और हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एक संगठन है देश में जो कि चल रहा है, इतना अच्छा तो नहीं चल रहा, परंतु संगठन है आदिवासी वीर सेना, उसमें भी हम काफ़ी इकट्ठे रहे, हमने काफ़ी समाज को संगठित करने की कोशिश की। जब ये आए तो इन्होंने अपना जो कार्यक्रम है, अपना प्रस्ताव है, मेरे सामने रखा, मेरे सम्मुख रखा, डिस्कस किया हम दोनों ने, चाय पानी पी बैठ के साथ में मेरे घर पर। और मुझे अच्छा लगा। मैंने इनको कहा देखो भाई, हमारी तो हम तो ढलान की तरफ है, तो ढलती हुई उम्र है हमारी। इस तरह के जो आंदोलन हैं जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हम समाज में ला सकते हैं, वो तो युवा शक्ति के जरिए ही ला सकते हैं। तो युवा साथी जो है इस परिवर्तन को, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को गति दे सकते हैं और इसको सिरे तक पहुंचा सकते हैं। और मैंने उनको कहा कि आप युवा हैं, आप में शक्ति है, आपने ये इनिशिएटिव लिया है, प्राथमिकताएं आपने अपनी दर्शाई हैं, तो क्यों नहीं। और हम चाहते क्या, हमारा मकसद क्या है, और आपका साथ ना देकर हम समाज के लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए क्या प्राप्त करेंगे, घर बैठकर भी हम क्या करें। मैंने उनको कहा बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और पर्टिकुलरली जब ये 12वां सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन यमुनानगर जिले में हो रहा है, जहाँ की हम पैदाइश हैं, जहाँ हम पढ़े हैं, बड़े हैं, और जहाँ हमने
छोटे बड़े सब काम सीखे हैं, किए हैं। जब उस जिले में यह आंदोलन पहुंच रहा है तो बिल्कुल हम जोर शोर से इसमें शामिल होंगे और आइंदा भी जो है इस आंदोलन को प्रदेश में सफल करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। और जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, जो मेरे नेचर को जानते हैं, जो मेरे स्वभाव को जानते हैं, उनको पता है कि जब पृथ्वीराज किसी चीज में कदम रख लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो मैं पीछे नहीं हटता। एक जोक भी याद आ गया, अभी हाल ही में पढ़ा था कि जलंधर में किसी की गाड़ी जो है ड्राइविंग में फंस गई और वो ना गाड़ी आगे हो ना पीछे हो, पीछे भी लाइनें लगी, आगे भी जाए, तो पीछे से कुछ लोग आए, ठीक है ना, और सबने कहा है। तो इसलिए ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बात को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है इस आंदोलन में जिस तरह से भी हो सके, जिस प्रकार से भी हो सके अपना सहयोग दें। इस आंदोलन की रूपरेखा आगे कैसे बढ़ती है, लोगों का इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या लोगों को हमारे नेतृत्व में विश्वास है, ये भी पता लग जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो लेकिन हमें इस पर चलते रहना है और अनिल रंगा जी के क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये धुरी है इस आंदोलन। ये आंदोलन जो है अब इनके इर्द गिर्द ही घूमेगा। हम इसमें सब सिर्फ कंट्रीब्यूट करेंगे, हम इसमें अपना सहयोग देंगे, चाहे वो हम अपने ज्ञान से दें, अपने पैसे से दें, अपनी एनर्जी से दें, अपनी शक्ति से दें, या लोगों में प्रचार प्रसार करके दें। लेकिन वो अभी सब आंदोलन की धुरी बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन का इनिशिएटिव लिया। अभी आंदोलन उनके इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, समझ गए बात। तो इसलिए और बाकी ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात की यहीं पर समाप्त करता हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आज के इस कार्यक्रम में आप आए, हम सब लोगों को आपने सुना। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पृथ्वीराज जी। साथियों, इसके बाद पूर्व सरपंच एडवोकेट अशोक करसन जी जो कि सह संयोजक है और आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा वो आए और अपना वक्तव्य रखें। माननीय अशोक करसन। आंदोलन के संयोजक अनिल रंगा जी, पूर्ण डीजीपी पृथ्वीराज जी, क्रांतिकारी साथी हमारे बलखान भाई जी और जितने भी मंच पर विराजमान साथी हैं, मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, सभी को नमन करने के पश्चात क्रांतिकारी जय भीम। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें क्लियर कर दी हैं। कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। साथियों, ये क्वेश्चन हर आदमी के दिमाग में है कि ये संविधान बचाओ समाज बचाओ अभियान क्यों चलाया गया, और 90% लोग अभी इस क्वेश्चन से अनभिज्ञ भी हैं। हमारे देश में भारत के संविधान होते हुए आए दिन संविधान को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है और समाज की संविधान की प्रीति को हर रोज तोड़ा जाता है। हमारे ऊपर हर रोज हमारी बच्चियों के साथ में, हमारे युवाओं के साथ में हमारी बच्चियों का रेप कर दिया जाता है। जैसे अभी सहारनपुर में 10 साल की बच्ची के साथ एक वहां के पुजारी ने उसका रेप करने की कोशिश की और उसके पक्ष में तथाकथित लोग जो बराबर के साथ में पक्ष में बैठे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये संविधान की अवहेलना है। संविधान को हर रोज पढ़ा जाता है और हमारे लोग कहने को तो 17 एमएलए हमारे हैं। भाई हर आदमी किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, मैं भी किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो 17 एमएलए बने हैं, खाली एक ही पार्टी के तो नहीं बने। उसमें कांग्रेस भी आ गई, उसमें बीजेपी भी आया और दूसरे और लोग हो गए और मैं भी कोई आजाद नहीं होगा। जब हमारे समाज के ऊपर हमारे लोगों के हमारे बच्चों के ऊपर उठाएगा होता है, क्या कोई 17 आदमी एमएलए में से कोई एक आदमी बोलता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। संसद में 151 152 हमारे, जिसको हम वैसे तो सारे हमारे हैं, 151 हमारे एक संसद को छोड़कर, माननीय चंद्रशेखर को छोड़कर, क्या कोई आपकी किसी कोई बात को उठाता है?
तो हम हरियाणा में तो बिल्कुल हमारा कोई माँ बाप नहीं है हरियाणा में राजनीति। छोटे छोटे केसों के लिए हमने उनसे प्रार्थना की, छोटे छोटे केसों में। एक छोटा केस मैं बताता हूं, गद्दार में एक कालराम नाम का गांव है और वहां एक लड़का कालराम नाम का, वो बाबा साहब को वीडियो में गाड़ देता, बाबा साहब को 1.5 पता क्या क्या शब्द बोलता है। तो हमारे साथ में एक और अभियान चला हुआ था सुदेश कटारिया के, जो बीजेपी से है। भाई मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, इसीलिए मैं जाना चाहता हूं। मैंने सुदेश कटारिया जी को कभी समाज के किसी भी आंदोलन में खड़ा नहीं देखा, लेकिन सरकार की शायद में वो आंदोलन लेके चले और हम लोगों ने उस व्यक्ति के अमित कालर के खिलाफ SC/ST में पर्चा दर्ज करा दिया कंधार में। वो लोग हमारे पास गए कि हमारे साथ जुड़ जाओ। तो देखो हम तो विचारी लोग हैं, जान जाए पर वचन ना जाए। तो मैंने उन लोगों से फिर पूछा, हमने पर्चा दर्ज करा दिया लेकिन उसको किसी पुलिस ने उठाया नहीं। बार बार हम कितने मजबूत संगठन हो, हम बार बार गए, बार बार एसपी के पास गए लेकिन उस बंदे को उठाया नहीं। फिर मैंने इन तथाकथित राजनीतिक लोगों से कांटेक्ट किया, भाई छोटा सा मैं और छोटा सा बंदा हो, कोई बड़ा तगड़ा राजनीतिक आदमी नहीं था, वहां भी उसको अरेस्ट करवा दो, हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 महीने हमने उसको कब से उठा के रखा, उसके खिलाफ पुलिस लगा के रखी और 5 महीने के बाद वो आदमी कोर्ट से बेल ले लेता है। लेकिन वो जो तथाकथित नेता हमारे लिए, वो जो हमारे नाम के नारे लगाएंगे जाए इनका, उनसे एक छोटा सा प्याता नहीं अरेस्ट हुआ तो उनकी क्या होता है। जब ये सारा कुछ देखते हुए और हमारे YS मोहन सिंह जी को बढ़ने में मजबूर कर दिया, पता नहीं कितने, मैं बिल्कुल एक आंदोलन लेके जा रहा हूं। इस आंदोलन के माध्यम से हमारे जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं वो भी गुट के जी रहे हैं। आए दिन उनका शोषण होता है, उनसे इतने काम करवाए जाते हैं और छोटे छोटे एप्लीकेशन लगा के। एक मैं बिल्कुल आपको मेरे को एक भाई ने बताया, ये बिल्कुल कटु सत्य है नहीं। विजिलेंस में एक भाई है, उसने मेरे को 2-3 दिन आके पहले बताया कि ब्राह्मणों ने मूवमेंट चलाया, जितने भी SC समाज के एम्प्लॉय लगे हो ना, उनको छोटे छोटे केस लगा के उनको सस्पेंड कराओ और उसका असर पढ़ने में हुआ भी है। तो साथियों, मैं तो ये जो हमारे समाज की क्रीम है ना, जो एम्प्लॉय यहाँ गाड़ी तो देते हैं हमेशा हमारे एम्प्लॉय साथियों को, और कुछ हद तक बात सही है कि अपना वो अपने घर बैठ जाते हैं, लोग समाज का आंदोलन में भाग नहीं लेते, लेकिन वो हमारे समाज की क्रीम है, उनके पीछे हमारा समाज खड़ा हुआ है। तो उनको सस्पेंड कर देते हैं, उन पर हर रोज उनको प्रताड़ित किया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी डंडा लेके खड़े हैं। जहां हमारे समाज के इन एम्प्लॉइयों का शोषण होगा, जहां इनके साथ बर्बरता होगी, हम लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के मानता हूँ। करनाल में भी कांड हुए, एक मास्टर को, एक डॉक्टर को एक ऐसा तो थप्पड़ मार देता है, उसके साथ में मैं मलखान भाई हमारी टीम जाके खड़े हुई थी। और हमारे समाज का एक DSP साहब, वो कहते हैं कि मेरा तो उसके प्रोटेक्शन में खड़े हैं, समाज का कहने को मारे हुआ, उसके प्रोटेक्शन में खड़े हैं। मैंने फोन पे बात की, वो कहता है भाई मेरा जो एम्प्लॉय है, भाई तेरा एम्प्लॉय है तो मेरे समाज का भाई, हमारे समाज के साथ खड़े हैं। तो साथियों, ये आंदोलन इसलिए जरूरत पड़ी और माननीय नीलम जी से हमारी पहले से ही डिमांड हुआ था हम लोगों के। अनिल नंदा जी आए और ये BSP में बहुत अच्छे पद पे थे और ये गलती से यहाँ आ गई। गलती से क्या है, जिनके अंदर काफी चंद्रशेखर भाई ने हमारे अपने डिमांड हुआ था, चंद्रशेखर भाई के हमारे पास 2-3 बार आया, हमारे मध्य हमारे पास वो आंदोलन कर रहे थे। हम जब यहाँ अनिल नंदा जी आए और हमें पता लगा कि अनिल नंदा जी पत्रे लिखे हुए हैं, उसके साथ गुलखान नंबरदार और मैं, हमारी टीम यहाँ पहुंची, तो हमने आह्वान किया कि भाई हम ये करतार में लड़ेंगे। हम पत्रे लिखे लोगों को करतार लेके गए। तो अनिल नंदा जी ने आगे शुरुआत की, हम तो बात किया और अनिल नंदा जी को सजा क्या मिली, आपके यहाँ पे अध्यक्ष थे BSP के प्रकाश भारती जी, वो कहते हैं मेरे एरिया में कैसे आ गए भाई, ये तो दूसरा, और इनको सजा क्या मिली, इनको यहाँ हरियाणा से हटा के दिल्ली भेज दिया गया। ये दिल्ली राजनीति करेंगे भाई, हर कोई आदमी राजनीति में आता है तो कुछ न कुछ तो अपेक्षा लेके आऊंगा, मैं समाज में कुछ नेता बन के, कुछ MLA बन के, मंत्री बन के कुछ न कुछ समाज का भला करूं, और इनको दिल्ली भेज दिया गया। उसके बाद BSP में इतना, मैंने कभी BSP ज्वाइन नहीं की, लेकिन BSP को दिल से अपने अंदर से सींचा है। कई बार लगा लेते ना, दिन रात खड़े रहते थे,
और जब विरोध हुआ पीएसपी में, फिर जाके उनके बाद उनको किसी और क्षेत्र में लगाया, प्रकाश बापी जी को। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आंदोलन की जो इस संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन की जो क्यों पड़ी, उसके बाद मैं भी आम आदमी पार्टी में मैंने भी ज्वाइन थे, अनिल नंगा जी ने भी ज्वाइन किया। अनिल नंगा जी बाद में आए और बहुत बड़े होते रहे, उपाध्यक्ष से पूरे हरियाणा के। जब इधर हमारे केजरीवाल जी बैठे थे और इधर हमारे भगवंत मान जी बैठे थे, दोनों सीएमओ के बीच में बैठने की वीडियो मेरे पास आपको दिखा दूंगा। बीच में हमारे अनिल नंगा जी बैठे थे और जब वायस सिंह जी का मामला हुआ तो इन्होंने मैनिफेस्टो में बात की, भाई ये क्या हो गया, फिर अब क्या करें। और हमने अपने सारे साथियों के साथ डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद में हमारा कोई है नहीं, हम तो अनाथ हो गए। हमारे ऊपर कटारा कोई इतने के एडीजीपी के बड़े रैंक में एसपी अगर सुसाइड करने के मजबूर हो गए तो हमारे दूसरे कोई करेंगे क्या। तो हमने मिलकर एक मीटिंग रखी और वहां निर्णय लिया, पार्लियामेंट में मौका अधिवेशन हुआ और हमने निर्णय लिया कि अब हम अपने समाज और अपने हरियाणा के लिए खुद लड़ेंगे। और हमने आंदोलन को नाम दिया संविधान समाज बचाओ संविधान बचाओ। तो साथियों, हम लोगों ने आज तक दूसरों के मसले उठाए हैं। मुझे कोई भी एक आदमी कहा कि कुछ लोगों को कांग्रेस, हम लोग भी कांग्रेस में पिछले प्लान में भी हमने कांग्रेस को खुद तोड़ के वोट दिया। और हमारे आज कांग्रेस के लोगों को, हम जब कांग्रेस को पूछा लेते हैं, हमारे लोग ही मारते वो करते हैं। मैंने कांग्रेस का दौर देखा जब मैं 2010 से 2015 तक मैंने कांग्रेस के टाइम में देखा, हमारा शोषण होता था, कोई एक एमएलए हमारे साथ खड़ा भी होता था। तो भैया हमने उन एमएलए को नियुक्त किया, जैसे यूपी में चंद्रशेखर भाई बना दिया ना, बिना चंद्रशेखर भाई वो अपनी बात बोल पाता है, उनका अपना डंडा और अपना डंडा है। अगर आप दूसरों के डंडे के नीचे लगे रहोगे तो आपको भी पगू बना दिया जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे पार्टी के दिशा निर्देश चल गया। तो हमने कल हरियाणा की भाई चंद्रशेखर मारा भाई है, मैं ना उसके साथ 20-21 दिन उनके प्रचार में गया, अपना काम छोड़ गया, जबकि मैं दुकानदार हूं, बिजनेसमैन हूं। चंद्रशेखर का वहां से प्रचार करने गया। लेकिन अब हरियाणा की बारी है, तो हरियाणा में भाई चंद्रशेखर मारे आंदोलन से निकला, हमारे में क्या कमी है, मलखान भाई में क्या कमी है, अनिल नंगा में क्या कमी है, मनदीप टोपरा में क्या कमी है, और युवा साथी में क्या कमी है। तो अब आंदोलन हम हरियाणा का हम खुश कराएंगे, हम आपके बीच में से नेता बनाएंगे जो समाज के लिए लड़ना जानता हो, जो और मुझे पता है जो समाज के बीच से निकल के जाएगा समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा 12वां अधिवेशन है, 11 अधिवेशन सक्सेसफुल हुए हैं। और जो आप लोग बैठे हो, कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ये कम लोग हैं, हमने यहाँ कोई रैली नहीं करनी थी, हमने चयनित करके एक तक आदमी को जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो समाज में प्रभाव छोड़ता है, जिसके पीछे से सैकड़ों हजारों लोग हैं, हमने एक आदमी को चुन के ये लोगों को इन्वाइट किया। हमने कोई रैली का आह्वान नहीं किया था, क्योंकि जब तक हमारे प्रमुख साथी हमारी इस आंदोलन के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे क्या आंदोलन चलाएंगे। तो हमें आप लोगों प्रमुख साथियों को ये बताने के लिए कि हम इस आंदोलन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया। संख्या कम है, ये लोग जो 200-300 लोग बैठे हैं, इनके पीछे 3 लाख की पावर है। तो साथियों, ये आंदोलन बहुत सक्सेस हो रहा है, हर जगह में पूरा पॉजिटिव वो मिल रहा है, एक करके हमारे साथ दूसरी कम्युनिटी भी जुड़ रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी ने एक बोला ना हमारे बीच में एससी और डीएससी का, हमारे भाइयों को अलग अलग कर दिया, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। अब ना डीएससी को कुछ मिल रहा ना एससी को मिल रहा। 1200 नौकरियों में से हमारे की 3 नौकरियां फिलअप करके बाकी नौकरियां छोड़ दी जाती हैं। तो मेरा सबसे बड़ा प्रण यह है कि जो हमारे एससी और डीएससी अलग अलग किए हैं, उसमें खासकर मेरे वाल्मीकि भाई, उन लोगों को जोड़ने का बीड़ा आपने उठाया और अब जोड़ के मैं आपके सामने वादा करता हूं, वाल्मीकि को समाज को एक करके खड़ा करके दिखाऊंगा। और उसके बाद हमारे हरियाणा में सबसे बड़ी मजबूत कौम है जाट कौम। साथियों, आंदोलन कोई कम्युनिटी लड़ती है, एससी में तो समाज और जनरल में जाट। हम हर उस क्रांतिकारी कम्युनिटी को जोड़ना चाहते हैं। और जाटों में भी मैं अपनी पंचायत में बैठता हूँ, मेरा ये भी टारगेट है। मैं कई पंचायतों में क्या बड़ी बड़ी खास पंचायतों में बैठता हूँ, मलखान भाई और हम हमेशा उनके हमारे साथ कुछ जाट साथी जुड़े हैं। तो राजनीति में अगर ये 2 कम्युनिटियां, मैंने वहां भी बोली थी कि राजनीति में अगर 2 कम्युनिटियां मिल जाए ना, 26% जाट है और 14% जवार है। अगर ये 2 कम्युनिटियां भी मिल जाए ना, बाकी लोगों का हम साथ ले लेंगे, बाकी लोग साथ हमारे आ जाएंगे और इस हरियाणा में कोई दूसरा होगा सरकार नहीं कर सकता। तो जाट भाई भी क्रांतिकारी होता है, जाट भाइयों को
वो भी क्रांति के उन्हें अगर किसी उन्होंने ना छोटूराम जी को और भगत सिंह को पढ़ लिया ना, मैं अभी बोली थी बात कि अभी हमारे जाट भाई है ना बैकवर्ड क्लास तो हमारी सोई पड़ी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, उनको तो जैसे मैंने बोला मैं बताऊंगा वो मैं मेरे साथ बैठे और दूसरे लोग बैठ आएंगे। जाट कम्युनिटी के दिन छोटूराम जी का मकसद जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के दिन मतलब इन ऐसी कम्युनिटी के लोगों ने सीख लिया, जिस दिन जाट कम्युनिटी के लोग छोटूराम और भगत सिंह को पढ़ लेंगे ना, मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ पाखंड को लात मारने और सबसे ज्यादा क्रांति करने वाले जाट कम्युनिटी होगी। और आप लोगों का राज खड़ा करने में जो कम्युनिटी एक साथ करेगी। तो साथियों, मेरा आह्वान केवल यही समय का अभाव है, बहुत समय हो गया, तो मेरा सबसे आह्वान है आप लोग खड़े होइए और ये नेतृत्व, ये जो यमुनानगर का नेतृत्व है पूरे हरियाणा का नेतृत्व अपने आप में लीजिए। युवा साथी आ गए, मुझसे पूरे एक हमारे डीजीपी साहब कह रहे थे कि भाई नई शक्ति क्या कर सकती है और पुराने तो पुराने हो गए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पुरानी शक्ति हमारे से ज्यादा मौजूद होता है, आपको सारा ज्ञान है, आप युवाओं की शक्ति का प्रयोग करें और अपना ज्ञान हमारे को देते रहे, हम पूरा हरियाणा इसी के साथ जय हिंद जय भारत। साथियों, इसके बाद इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और माननीय अनिल रखा जी अभी अपना वक्तव्य रखेंगे। उनसे पहले एक शायर के माध्यम से मैं उनका आमंत्रित करूंगा कि हम ये नहीं कहते कि हम खुद से बड़े हैं, हम ये नहीं कहते कि हम खुद से बड़े हैं, लेकिन ये भी तो कम नहीं कि तेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह मेरा बाग उजड़ने से बचाना, अल्लाह मेरा बाग उजड़ने से बचाना। कुछ फूल भी कांटों की हिफाजत में खड़े हैं, कुछ फूल भी कांटों की हिफाजत में खड़े हैं। माननीय अनिल रखा जी, संयोजक संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन, उनसे निवेदन करता हूँ इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करें। माननीय अनिल रखा सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को जीने का अधिकार दिया, जानवर से इंसान बनाए, जो लोग पैदल थे उनको तख्त पे बैठाया, उस महामानव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और उन्हीं का दूसरा रूप, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों में राजनीति पैदा करने के लिए, उनको शासक बनाने के लिए, घर घर में नेता पैदा करने के लिए लगाया और भारत के सबसे बड़े प्रदेश में स्वयं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। परम पूज्य साहब काशीराम जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और सर्व समाज के सभी महापुरुष, जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, गैर बराबरी मिटाने के लिए काम किया, देश की रक्षा के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राण दिया, उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और इस देश में सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए कि हरियाणा में भी अपनी सरकार कैसे बनाई जाए, किस प्रकार से हरियाणा के लोगों को भी राजपाट में हिस्सेदारी दी जाए, उनकी भागीदारी करवाई जाए। और जो पिछले 40-50 वर्षों से जो हरियाणा की राजनीति में वैक्यूम आया है, उसको कैसे भरा जाए और हरियाणा में किस प्रकार से जो लीडरशिप का क्राइसिस है, उस क्राइसिस को खत्म करें। ये संकल्प लेकर के 26 अक्टूबर 2025 को हमारे साथियों ने पानीपत में एक महत्वपूर्ण मीटिंग करी और उस मीटिंग में निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश के अंदर हम हरियाणा में संविधान को बचाने के लिए और समाज के बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। उस संकल्प टीम के बहुत ही सम्मानित सदस्य श्री अशोक कलसन जी, जो इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, भाई मलखान सिंह नंबरदार जो प्रदेश के अध्यक्ष यूथ विंग,
और बहुत ही सम्मानित, जिन्होंने आज हमें अपने सपनों से, अपने संघर्ष से प्रेरित भी किया और मार्गदर्शन के लिए संकल्प लिया कि हम आपके आंदोलन को नई ऊर्जा देंगे, आपका सहयोग करेंगे। आदरणीय श्री पृथ्वीराज IPS पूर्व DGP हिमाचल प्रदेश, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, जब मैंने इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद किसी को मैंने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे DGP साहब से मेरी मुलाकात हुई है। हमने होर्डिंग में उनका पोस्टर फोटो जारी किया तो बहुत लोगों के फोन आए, ऐसे लोगों के फोन आए जिन्होंने कभी इनको कोऑपरेट नहीं किया, कभी इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चले नहीं। मैंने कहा आप कितना जानते हैं उनको, आपने उनके साथ कितना संघर्ष किया कि जी हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। तरह तरह की बातें करके मुझे विचलित करने का काम किया। मैंने कहा हमारा समाज की यह सबसे बड़ी समस्या है, हम किसी का भी नाम आते हैं तो हम तुरंत राय बना लेते हैं कि वो गलत व्यक्ति है या उसके बारे में हम अभद्र टिप्पणी करते हैं। मैंने कहा हमने उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन जितना भी काम किया 24 कैरेट का काम किया, हमारे लिए वो 24 कैरेट के व्यक्ति। अगर एक एक व्यक्ति को ऐसे खो देंगे, ऐसे उसके बारे में राय बना लेंगे तो हम तो अकेले रह जाएंगे। साहब कांसीराम कहते थे कि मुझे मेरे समाज का हर वो व्यक्ति चाहिए, चाहे किसी के अंदर गुण है, दोष है, या किसी के अंदर ऊर्जा है, या किसी के अंदर बुद्धिमत्ता है, हम अपने कैडर के माध्यम से सबको एक कर लेंगे। उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पृथ्वीराज जी को हमने इस आंदोलन से जोड़ने का काम किया और ये आशा विश्वास भी दिलाते हैं कि आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हमारी पूरी टीम आपके मार्गदर्शन में चलेगी और आपके साथ साथ जितने भी हरियाणा के बुद्धिजीवी लोग हैं, IAS रिटायर्ड है, IPS रिटायर्ड है, बड़े अधिकारी हैं, ये लोग चिंतनशील लोग, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति भी है, वो भी IPS के बराबर है, जिसके अंदर चिंतनशीलता है, समाज के प्रति दर्द है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यमुनानगर का कार्यक्रम जब हमने रखा था तो अपने साथियों से डिस्कस किया। यहाँ 3 प्रकार की चीजें हमारे सामने निकल के आई। सबसे पहले तो निकल के आई कि ये बहुजन समाज पार्टी का गठन। दूसरी चीज ये निकल के आई कि कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के सांसद। और तीसरी चीज ये निकल के आई कि यहाँ सबसे ज्यादा क्रांतिकारी साथी। अब तीनों का कोई मैच नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि यमुनानगर का कार्यक्रम हम 100 लोगों का करेंगे, ज्यादा का नहीं करेंगे, केवल 100 लोग। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने भाई अशोक कलसन जी ने कहा कि 100 लोग से तो लोग ये कहेंगे पिछले प्रोग्राम तो आपके 1000 के भी हुए, 400 लोगों के भी हुए, 300 लोगों के भी हुए, कम से कम। मैंने कहा केवल 100 लोगों को बुलाइए जो आवेशित नहीं है, चिंतनशील है। और इस बात का प्रूफ आज मुझे मिला है, 4-5 घंटे से आवेशित व्यक्ति बैठ नहीं सकता, चिंतनशील लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं सबके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करता हूं। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, या इस प्रोग्राम के लिए चिन्हित करके लोगों को फोन करने के लिए, बात करने के लिए एक लिस्ट बनाई गई। ये नहीं था कि किसी को फोन किया कि आप मेरे रिश्तेदार हो, मेरे दोस्त के रिश्तेदार हो, या मेरे भाई के मित्र हो, या मेरे दूर के साथी हो, मेरे क्लासमेट हो। यूनिवर्सिटी के कई साथी मेरे यहाँ बैठे। मैंने नहीं कहा उससे कि आप एक क्रूजर भर के लाओ, आपके गांव से 10 लोग लेके आओ, 15 लोग लेके आओ। किसी भी साथी को नहीं कहा, जितने भी लोग यहाँ बैठे, सबसे यही कहा कि बस आपको आना। बहुत लोगों तक तो हम पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि टारगेट छोटा था, 100 लोगों का। और हम 100 लोगों का टारगेट लेके चलते हैं, 150, 200, 300 लोग तक हो जाते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, प्रबुद्ध लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं। जितने सारे प्रबुद्ध लोग आए हैं,
ऐसे ऐसे साथी श्री रामेश्वर दास जी पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए, लंबा संबंध है हमारा उनके साथ, उनके घर पर रुकने का भी मौका मिला, बड़ा शिक्षित परिवार है। और तमाम साथी सभी बुद्धिजीवी लोगों से हमने मुलाकात करने की कोशिश करी। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं और भी अन्य साथी जितने भी मंच पर बैठे हैं, युवा साथी भाई विक्की बांगड़ जिसका नाम रुपेंद्र है, सभी लोग, मैं इसका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, गले मिल के हमारा स्वागत किया, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूं। और इनसे भी एक ही बात कही, मुश्किल से 150-200 लोग का प्रोग्राम करते हैं, ज्यादा का कार्यक्रम ही नहीं है साहब। कांसीराम लोग बंद कमरे में 10 लोगों का कार्यक्रम करते थे। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर भवन नहीं थे, हमें मौका मिला, भवन बना है तो 100-150 लोग कर लेते। तो इसलिए 100-150 लोग जो चिंतनशील लोग हैं, क्योंकि आज आवेशित लोग जो राजनीति में वो बाहर बैठे हैं, और जो चिंतनशील हैं तो 100-150 साल से सोच रहे थे कि हमारा राज कब आएगा, और लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, इस देश में अपना खाका बुन रहे थे। आज उनका राजा वो चिंतनशील लोग, और चिंतनशील लोगों को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो चिंतनशील ही व्यक्ति कर सकते हैं, आवेशित लोग नहीं कर सकते। आवेशित आदमी बाहर बैठे, कांग्रेस बाहर बैठी, जेजेपी बाहर बैठी, नेलो पार्टी बाहर बैठी, क्योंकि वो बता देते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, गुस्से में बता देते हैं, उनके कार्यकर्ता बता देते हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, उनकी शाखाओं के कार्यकर्ता, उनकी विभिन्न ब्रांचों के कार्यकर्ता आपको पता भी नहीं लगने देते कि हम क्या काम कर रहे हैं। और 15 साल से राज, तो इसलिए जितने भी चिंतनशील लोग आज आए, सारे मेरे लिए हीरे मोती के समान हैं। पहली पंक्ति के पहले व्यक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक आखिरी व्यक्ति को, जो मुझे सुनने के लिए आए, मेरी टीम को सुनने के लिए आए, हमें लाड प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए, आपके कदम जो घर से चल के हमारे लिए आए, आपके कदमों को भी मैं सर झुका करके कोटि कोटि वंदन करता हूं। कितनों का नाम लो, कितनों का छोड़ो, मैक्सिमम 90% लोगों के नाम जानता, लिस्ट भी देखी साथियों ने गिनती है, मेरे साथ आए, मेरे साथियों ने लगभग सभी का नाम लिया। मैं बड़े मुझे बाबा साहब अम्बेडकर और साथ कांसीराम का नाम लिया, फुले जी का नाम लिया। उन्हीं ने आपकी आत्मा को देखते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अपने नाम का ये मत कहना कि मेरा नाम ले लिया, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, 3:35 मिनट हो गई, 15 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। हम मेरे से पूर्व सभी साथियों ने सारी बातें कही। 2 साथियों ने सवाल भी छोड़े कि आप करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, स्पष्ट है, और स्पष्ट ये है कि हमारी 40-45 साल की राजनीति में एक भी ऐसा नेता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो जाए, और जो समाज शब्द लिखा ना, ये समाज केवल एक जाति के लिए नहीं है, समाज समझ दलित, मजदूर, किसान, गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कर्मचारी, अधिकारी, महिलाएं, युवा, बेरोजगार, इसका मतलब देश, समाज ही देश है। संविधान बताओ, देश बताओ, तो ये नारा इसलिए दिया। तो शपथ ये करते हुए कि हम लोगों ने तो 40 साल में अपनी राजनीतिक जड़ें खत्म कर ली, और हमें सिखाने वाले भी बहुत लोग आए, इतने लोग सिखाने वाले आए, दूसरे प्रदेश से भी सिखाने वाले आए, लेकिन हम राजपाट का हिस्सा नहीं बन पाए, बल्कि हम दोषी कहलाए गए कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अंदर कमी है, तुम एक नहीं हो सकते, तुमने सैकड़ों सेक्शन बना लिए, तुम गद्दार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, नालायक हो, इस तरह के तकमे लेकर के हमें शांत कराया, और हम स्वीकार कर लेते, स्वीकार इसलिए कर लेते कि विकल्प नहीं दे पाते, और स्वीकार इसलिए भी कर लेते थे कि हमारे भाई से भी गद्दार कहलवा दिया जाता था, और वो लोग कहलवाते थे जिनकी जिम्मेदारी थी सरकार बनाने की, जिनकी जिम्मेदारी थी विधायक और सांसद बनाने की, जिनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे सत्ता में हिस्सेदारी कराने की, वो लोग आज भी कह रहे थे हमारी कमी है। मैं कहता हूं हमारी कोई कमी नहीं है, हमारे समाज का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसने वोट ना दिया हुआ था,
हर किसी ने, हमारे समाज के व्यक्ति ने वोट दिया, पैसा दिया, धन दिया। मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ के पार्टी ज्वाइन की थी बीएसपी। और उसको छोड़कर देखो चूल्हा नहीं जलेगा 7 दिन में। 3 दिन 4 बार घर बैठाया गया। यहां लड़ाई राजपाट की नहीं है। कमजोर आदमी डरता था कि ये प्रदेश से जैसी कुर्सी तक ना चला जाएगा, उसी के खिलाफ षड्यंत्र। हम पता नहीं किस आश्रम नीति लेके आए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, समाज की सत्ता में हिस्सेदारी कराएंगे। कॉलेज में प्रधान रहा, यूनिवर्सिटी में प्रधान रहा, लाखों स्टूडेंट्स को जानता। हरियाणा की कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहां 50 लोग मेरे जानकार ना हो, लेकिन सदुपयोग भी नहीं किया। हम तो फ्री के मजदूर थे और गरीब करके फ्री के मजदूर। बाप नौकरी पर हो तो चल जाए, बाप बिजनेसमैन हो तो चल जाए, बाप जमींदार हो तो चल जाए, बाप ट्रांसपोर्टर हो तो चल जाए, मजदूर के लड़के, और काम भी नहीं दिया। तो ऐसा कौन सा मिशन, ऐसी कौन सी राजनीति, क्या मंजिल है? ये सारी चीजों का आकलन हुआ। और जब ये लगा कि इनका रास्ता गलत है, हम पाप कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, छात्रों को जोड़ रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी में। और मनोविज्ञान की जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम सामने वाले को देख लेते हैं, भाप लेते हैं, जज कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं इसकी मंशा क्या है। जब लगा कि इनकी मंशा सरकार बनाने की नहीं है, तो हमने भी कहा भाई अब और ज्यादा नहीं हो पाएगा, हम पाप नहीं कर सकते, युवाओं को जोड़ कर भविष्य खराब नहीं कर सकते। जो पाप हमने कोशिश करी, बहुत किया, बहुत पैसा इकट्ठा करके दिया, बहुत चीजें दी। मिशन ये बना लिया था तो ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगा वही बड़ा नेता है, और तभी पार्टी मजबूत होगी। ऐसी चीजें समझाई जाती जो बिल्कुल इसके विपरीत है। फिर हमने बिना किसी बुराई के, ना पार्टी की बुराई की, ना नेता की बुराई की, ना स्थानीय नेताओं की बुराई की, ना ये कहा कि हम लुट गए या बर्बाद हो गए, ऐसा भी नहीं कहा। हौसला रखा कि रास्ता निकालेंगे। फिर एक व्यक्ति आता है, 2 स्टेट में सरकार बनाई उस व्यक्ति ने। किसके नाम पे बनाई? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह के नाम। हमने सोचा कि दोनों विचारधारा, एक कमेरे की है, एक बाबा साहब अम्बेडकर की है, दोनों की विचारधारा लेकर के एक ऐसा व्यक्ति जिसने या जिसके समाज ने कभी राजनीति की ही नहीं, उस आदमी ने एक प्रयोग करके 2 स्टेट में राजनीति के तहत 2 सीएम बना दिए। और एक हमारे लोग हम बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा भी पूंजीपतियों के खिलाफ। उस विचारधारा के लोग, जो कम्युनिस्ट लोग, जो उन्होंने भी भगत सिंह को छोड़ दिया। और हमारे लोगों ने भी, जिनका कर्तव्य सरकार बनाने का था, उन्होंने भी पैसे को अहमियत देते हुए, अन्य चीजों को अहमियत देते हुए बाबा साहब की विचारधारा को सरकार बनाने में इस्तेमाल नहीं किया, उस विचारधारा को छोड़ दिया। और तीसरे व्यक्ति ने उसका लाभ उठाते हुए 2 स्टेट में सरकार बना ली। इस चीज का अध्ययन किया और इस चीज का अध्ययन करते हुए हमने उस पार्टी के नेताओं से संपर्क किया कि ऐसी कौन सी चीज है कि हमारे समाज का व्यक्ति आपको तुरंत आपके जाल में फंस गया या आपको वोट देता है। मैं आज आपका बेटा, आपका भाई 250 किलोमीटर से आपके बीच में आया, इसलिए भी आया हूं कि ये वो धरती है, अंबाला लोकसभा, जो हमें सत्ता की चाबी दे सकती है, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला 27 विधानसभा, 27 में से 20 सीटें बिल्कुल आसानी से, बिना किसी झगड़े के जीत सकते हैं लोग। रणनीति हमारे पास 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं ढूंढना, जब चुनाव आता है तब ढूंढ के लाओ। बकरा बोलते हैं, बकरा ढूंढ के लाओ। अरे बकरा क्यों कह रहे हो? ये महापुरुषों का आंदोलन है। कई बार मैं उड़ जाता था, मैंने कहा जी ये अच्छा वर्कर है, इसकी पहचान अच्छी है, जमानत बचा लेगा, जीत जाएगा। कहता तो छोड़, तैरती हुई मछली और बहुत आ जाएगी। अरे मैंने कहा तैरती हुई मछली, मतलब इस तरह की शब्दावली। हम पढ़े लिखे लोग थे, कम पढ़े लिखे होते तो उनकी भाषा नहीं समझ आती और लंबे समय तक उनका चलता रहता। आज हरियाणा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा पैसा देता, सबसे ज्यादा चंदा देता, लेकिन राज्य में हिस्सेदारी। मैंने वहां देखा वो चंदा ही नहीं मांगते, ऑनलाइन चंदा मांगते थे। मैं स्टडी करने गया उस पार्टी में, बैठे हैं उस पार्टी के भी 2 साथी,
मैं स्टडी करने गया कि ये चंदा कैसे लेते, वो एक समय में अपनी वो खोल देते थे ऑनलाइन, और जब उनको टारगेट पूरा होता पता कह देते थे भाई हमारा चंदा पूरा हो गया, कोई भी आदमी डोनेट ना करे। फिर कैसा फंक्शन, हमारे लोगों ने रजिस्टर पकड़ा रखे हैं जिसके पेज ही नहीं खत्म हो सकते। ये बुराई नहीं है, ये उन लोगों को समर्पित बात कर रहा हूं जिनकी टांगे टेढ़ी हो गई थी, जो लुट गए पिट गए, जिनकी आंखें तरस गई कि हमारा राज कब आएगा, ये उनको समर्पित बात कर रहा हूं। इन शब्दों से मेरी आलोचना होगी, मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे लोग कहेंगे कुछ, परवाह नहीं है। परवाह मुझे आने वाली जनरेशन की है जो आज 10वीं 12वीं बीए में पढ़ रही है, बीटेक, सरकारी नौकरी नहीं है, सारी सरकारी नौकरी खत्म कर दी। हॉस्पिटल की हालत देख लो, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। सरकारी स्कूलों की हालत देख लो, स्थिति बहुत खराब है। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? पार्टी की लड़ाई लड़ रहे सारे, पार्टी, मेरी पार्टी जिंदा रहनी चाहिए तभी संविधान बचेगा। अरे संविधान बचेगा तभी तो पार्टी बचेगी। कहते समाज तब बचेगा जब मेरी पार्टी बचेगी। ये बात तो बाबा साहब ने लिख के गए कि मैंने आरपीआई पार्टी बनाई है भाई, इसने बचा कर रखना, तुम बच जाओगे। उससे ज्यादा कोई विद्वान था? कोई भी नहीं था, क्योंकि ये अहंकार की बातें हैं कि ये बचेगा तो तुम तब बचोगे। ये अहंकार है, और अहंकार कुदरत खत्म कर देती है, खत्म कर दिया कुदरत ने। मैं आज आपका बेटा, आपका भाई 250 किलोमीटर से आपके बीच में आया, इसलिए भी आया हूं कि ये वो धरती है अंबाला लोकसभा जो हमें सत्ता की चाबी दे सकती है, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया इसका। करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला 27 विधानसभा, 27 में से 20 सीटें बिल्कुल आसानी से बिना किसी झगड़े के जीत सकते हैं। हम लोग रणनीति हमारे पास